क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक छोटी जाति में जन्मे हैं, गरीब हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, तो क्या आप समाज को बदल सकते हैं? क्या आप इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं? एक आदमी था जिसने इस सवाल का जवाब अपने पूरे जीवन से दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसने दुनिया से कहा हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। उसने न सिर्फ लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, बल्कि जात पात, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई जब पूरा समाज खामोश था। उसका नाम था ज्योतिराव फुले। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उस योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अकेले एक क्रांति खड़ी कर दी। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली महानता क्या होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए एक ऐसा दौर जब लड़कियों को स्कूल जाना पाप समझा जाता था, जब विधवा महिलाओं को तिरस्कार की नज़रों से देखा जाता था, जब किसान अपनी ही जमीन पर पराया सा महसूस करता था। उस दौर में एक इंसान ने हिम्मत दिखाई और ना सिर्फ सवाल उठाए बल्कि जवाब भी दिए। वो थे महात्मा ज्योतिराव फुले। आज हम आपको उनकी ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे, एक सदी पहले सोचने वाला ये इंसान आज से भी ज़्यादा आगे था। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिसे समाज ने तिरस्कार किया, लेकिन उसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को आवाज़ दी, जिसने लड़कियों को स्कूल में लाकर देश को एक नई दिशा दिखाई। जी हाँ दोस्तों, जिसने किसानों की तकलीफों को किताब में उतारा और ऐसे सुझाव दिए जो आज भी खेती को बदल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले की, जिन्होंने न सिर्फ गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई बल्कि खुद वो काम किया जिसे करने से बड़े बड़े डरते थे। पहले हम प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टार ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित बायोग्राफिकल फिल्म के बारे में बात करेंगे। फुले फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पहले फिल्म की कहानी समाज सुधारकों ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर केंद्रित है। यह उनके सामाजिक कार्यों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें बालिकाओं को शिक्षित करने के अधिकारों के लिए लड़ना और निचली जाति का समर्थन करना शामिल है। हालांकि ट्रेलर रिलीज होने के बाद उच्च जाति के प्रभुत्व को दिखाने की ऑनलाइन कड़ी आलोचना की गई। ऑनलाइन फिल्म के खिलाफ बहिष्कार की प्रवृत्ति थी, जिसने फिल्म के लिए मुश्किलें कर दी। यह फिल्म समाज सुधार को ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर केंद्रित है। इस फिल्म में पत्र लेखक प्रतीक गांधी, दरअसल सफारी और विनय पाठक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन अनंत महादेवन ने किया और प्रणय चौकसी, रितेश कुडेचा, अनुआ चौहान कुडेचा, सुनील जैन, राजकिशोर खुवारिया और जगदीश पटेल भी इनका निर्माण किया है। अब नज़र डालते हैं उनके जीवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक माली यानी माली जाति के परिवार में हुआ था। ज्योतिराव फुले का जन्म, उनका पारिवारिक नाम गोविंदराव था, जो फूलों का व्यवसाय करते थे। छोटी उम्र में ही माँ का साया सिर से उठ गया, पर किस्मत ने उन्हें झुकने नहीं दिया बल्कि मजबूत बना दिया। जब ज्योतिराव फुले 13 साल के थे, तब उनकी शादी सावित्रीबाई फुले से कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ एक शादी नहीं, ये एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत थी जो पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। ज्योतिराव ने पढ़ाई की शुरुआत एक मराठी स्कूल से की, लेकिन बाद में एक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी भी सीखी। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनका नज़रिया बदलता गया। उन्होंने थॉमस पाइने की राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और समझा कि इंसान के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो किसी से छीने नहीं जा सकते। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, महात्मा फुले की जिंदगी एक आम इंसान की तरह चल रही थी, लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने उनकी सोच को झकझोर दिया कर रख दिया है, जिसने उनके मन की बेचैनी को एक साफ दिशा दे दी। वो सिर्फ एक शादी में गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें इंसान नहीं, एक अछूत समझा गया। 21 साल के नौजवान ज्योतिराव फुले को उनके एक ब्राह्मण मित्र ने शादी में बुलाया। खुशी खुशी वो बारात में शामिल हुए, लेकिन बारात में कुछ सनातनी ब्राह्मणों की नज़र उन पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि एक शूद्र वो भी बारात में उनके साथ चल रहा है। एक ब्राह्मण ने गुस्से में ताना मारा, क्या तुम हमारे बराबर हो गए हो? जाति की सीमाएं तोड़ने चले हो? पीछे चलो हमसे। भीड़ देख रही थी। फुले स्तब्ध थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें इंसान नहीं, कोई जानवर समझे जा रहा है। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वो सोचते रहे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। उन्होंने अपने जीवन को टटोलना शुरू किया और फिर तब उन्हें एहसास हुआ, फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ा लिखा है वो मालिक है, जो अनपढ़ है वो गुलाम है। और यही शिक्षा सदियों से एक जाति विशेष तक सीमित रही। और उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर गुलामी की जड़ अज्ञानता है तो उसे जड़ से उखड़ फेंको। उन्होंने तय किया कि वो उन लोगों के लिए काम करेंगे जिनके पास स्कूल जाने का हक नहीं था। उन्होंने सबसे पहले देखा महिलाएं, जिन्हें पढ़ने का तो छोड़िए, बोलने का तक का अधिकार नहीं था। महात्मा फुले ने कहा, सबसे पहले मेरा ध्यान महिलाओं की शिक्षा की ओर गया। मुझे लगा अगर किसी को सबसे पहले पढ़ाने की जरूरत है तो वो महिलाएं हैं। इस सोच के साथ उन्होंने 1848 में पुणे के
भिडेवाड़ा में भारत के पहले लड़कियों के स्कूल की नींव रखी। सावित्रीबाई फुले को पहली शिक्षिका बनाया। उन्होंने चाक पर नहीं, क्रांति पर पांव रखा था। लेकिन ये क्रांति सबको रास नहीं आई। पुणे, जो उस वक्त कट्टरपंथियों का गढ़ था, वहाँ ये बात आग की तरफ फैली कि एक शूद्र लड़कियों का स्कूल चला रहा है, और वो भी बहुजन समाज की लड़कियों का। धमकियां मिलने लगी। लोगों ने स्कूल बंद करने को कहा। यहाँ तक कि महात्मा फुले के पिता पर दबाव डाला गया। उनसे साफ कहा गया कि या तो बेटे को रोको या तो मोहल्ला छोड़ दो। पिता ने बेटे से कहा, स्कूल बंद करो वरना घर छोड़ दो। जरा सोचिए, एक तरफ बेटा था, दूसरी तरफ पिता। लेकिन फुले ने कहा, मैं स्कूल बंद नहीं कर सकता, और फिर घर छोड़ दिया गया। फुले ने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। भले ही वित्तीय तंगी के चलते पहला स्कूल बंद करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। 1851 में उन्होंने चिपलून करवाड़ा में फिर से लड़कियों का स्कूल शुरू किया। शुरुआत सिर्फ 8 बच्चियों से हुई। कुछ ही दिनों में ये संख्या बढ़कर 48 हो गई। जहाँ सबने दीवारें खड़ी की, वहाँ फुले ने दरवाजे को खोल दिया। उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोला, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। जिस समाज में महिलाओं को सिर्फ रसोई तक सीमित रखा गया, उस समाज में उन्होंने उन्हें किताब, पेन और भविष्य थमा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने अकेले संघर्ष से करोड़ों को रोशनी दी। महात्मा फुले ने उस जमाने में जो किया, वो आज भी एक मिसाल है। आज जब हम शिक्षा, समानता और अधिकारों की बातें करते हैं, तो याद रखिए, इसकी नींव 1848 में विडेवाड़ा में रखी गई थी। एक स्कूल के साथ, एक सपना लेकर, एक ज्योतिराव फुले के हाथों। क्या सिर्फ कुछ शब्द इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूब रहा था, तब महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थक कर अपने कमरे में लौटे थे। एक दिन की तरह उस दिन भी उन्होंने दलितों और महिलाओं के लिए स्कूल चलाया था, समाज को जागरूक किया था और जातिवाद की दीवारें हिलाई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज रात मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। आधी रात को अचानक एक आहट हुई, नींद टूटी और कमरे की मंद रोशनी में 2 परछाइयां नजर आई। महात्मा फुले ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? जवाब आया, हम तुम्हें मारने आए हैं। दूसरे ने गरजते हुए कहा, हमें भेजा गया है तुम्हें यमलोक पहुंचाने। जरा सोचिए, अगर आप उस वक्त होते तो क्या करते? डर से कांप जाते, मदद के लिए चिल्लाते। लेकिन फुले एक अलग मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हत्यारे बोले, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए गए हैं। 1,000 रुपये मिलेंगे। और अब जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। फुले बोले, वाह, मेरी मौत से अगर तुम्हें फायदा होगा तो ये लो, मेरा सिर काट लो। जिस गरीब समाज के लिए मैं जी रहा हूँ, अगर उन्हीं के जैसे किसी इंसान के हाथ मेरी मौत होती है, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मेरी जान उन्हीं के लिए है, मेरी मौत भी उनके नाम। ये सुनकर दोनों हत्यारे सन्न रह गए, चाकू कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर वही लोग जो महात्मा फुले को मारने आए थे, उनके चरणों में गिर पड़े। कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब हम उन लोगों को खत्म करेंगे जिन्होंने हमें भेजा था। लेकिन फुले तो हिंसा के रास्ते पर नहीं चलते थे। उन्होंने कहा, बदला लेना आसान है, लेकिन बदलना मुश्किल, और मेरा रास्ता बदलाव का है, बदले का नहीं। बस उसी पल दोनों हत्यारे उनके शिष्य बन गए। एक बना अंगरक्षक, रोडे नाम था उसका। दूसरा बना लेखक और समाज सुधारक, पंडित ढोंडीराम नामदेव। अब जरा सोचिए, ये सब कैसे हुआ? सिर्फ कुछ शब्दों से, कुछ मिनट की बातचीत से। एक इंसान की सोच, उसकी जिंदगी, उसकी मकसद, सब पलट गया। पर असली बात यह है कि ये शब्द सिर्फ बोले नहीं गए थे, फुले ने इन्हें जिया था। हर दिन, हर पल उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा। कभी गोबर फेंका गया उन पर, कभी गालियां दी गईं, लेकिन ना फुले रुके, ना सावित्रीबाई झुकी। उनका हर संघर्ष, हर चोट आज हमारे लिए एक सबक बन चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर फुले उस रात डर जाते तो क्या होता? शायद 2 हत्यारे और 2 हत्याएं जुड़ जाती इतिहास में। लेकिन नहीं, एक सच्चे विचार ने 2 जानें नहीं ली, 2 जिंदगियां बदल दी। ऐसी कहानियां किताबें मिलती हैं, लेकिन फुले ने ये कहानी जीकर दिखाई। 132 साल हो गए, लेकिन आज भी फुले जिंदा है। क्या आप जानते हैं, एक फूलों का व्यापारी कैसे भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक और कृषि चिंतक में बदल गया? 132 साल बीत चुके हैं महात्मा फुले को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन उनके विचार आज भी उनके ही नए, उतने ही जरूरी और उतने ही जीवंत है जिसने उनके जीवन काल में थे। लोग उन्हें दलितों का मसीहा कहते हैं, महिलावादी कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, महात्मा फुले एक शानदार कृषि विशेषज्ञ भी थे। और अगर आज भारत उनकी बातों पर चलने लगे, तो देश की आधी खेती किसानी की समस्याएं चुटकियों में सुलझ जाएं। बस सवाल उठता है, ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए जरा उनके बचपन में झांकते हैं। एक बच्चा जो फूल बेचता था, लेकिन सपने बोता था। ज्योतिराव फुले का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता गोविंदराव फूलों का व्यापार करते थे। यही वजह है कि उनका उपनाम पड़ा फुले। लेकिन फूलों के इस घर में कांटों की कमी नहीं थी। जब छोटे
ज्योतिराव ने मराठी स्कूल में पढ़ाई शुरू की तब कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मणों को ये बात चुभने लगी। उन्होंने गोविंदराव से कहा, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ लिख गया तो खेती बाड़ी करना छोड़ देगा, उल्टा बातें बनाएगा, असभ्य बन जाएगा। सोचिए, पढ़ाई करने पर असभ्यता का आरोप। फुले के पिता दबाव में आ गए। उन्होंने बेटे को स्कूल से निकाल दिया। लेकिन असली क्रांति वहीं से शुरू हुई। जिसे पढ़ाई से रोका गया उसने पूरी दुनिया को सिखा दिया। स्कूल छूट गया लेकिन फुले का जज्बा नहीं। उन्होंने गुपचुप पढ़ाई जारी रखी, मिशनरी स्कूल से अंग्रेजी सीखी। फिर वो दिन आया जब उनके हाथ लगी थॉमस पाइने की मशहूर किताब राइट्स ऑफ मैन। उस किताब ने उनकी सोच को झकझोर दिया। उन्होंने जाना कि इंसानों के कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं और उन्हें दबा कर रखना सबसे बड़ा अन्याय है। वहीं से जन्म हुआ एक नई सोच का, एक नए आंदोलन का। फुले ने देखा समाज को अंधकार में कौन रखे हुए है। उन्होंने जाना कि समाज का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, अज्ञानता। उन्होंने कहा, जब तक बहुजन समाज और महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तब तक वो गुलामी में जकड़े रहेंगे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब शैत कन्यांचा असूड़ यानी किसानों का कूड़ा में साफ लिखा, जिस समाज के पास ज्ञान नहीं होता उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा होता है। और दोस्तों, ये शब्द सिर्फ लिखे नहीं गए थे, ये पूरे जीवन में जीकर दिखाए गए थे। किसी ने कहा, दलितों को पढ़ाओ मत। फुले बोले, अगर कोई पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा जो आज सबसे पीछे है। फुले ने देखा समाज में शिक्षा सिर्फ ऊंची जातियों के लिए थी, वंचित महिलाएं और किसान सब दरकिनार थे। इसलिए उन्होंने खुद स्कूल खोला, पत्नी सावित्रीबाई फुले की महिला शिक्षिका बनाया और एक नई क्रांति की नींव रख दी। अब सवाल ये है, क्या आज भी आप फुले को समझ पाए? क्योंकि जब हम उनके नाम से बने संस्थाओं को मिटाने की बात करते हैं तो क्या आप हम उनके विचारों को भी मार रहे हैं? क्या सिर्फ दलितों के मसीहा कहकर हम उनकी बाकी पहचान छीन रहे हैं? महात्मा फुले सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वे दूरदर्शी कृषि वैज्ञानिक भी थे, शिक्षक क्रांति के जनक भी थे और एक ऐसा नाम थे जिसने उन लोगों को आवाज़ दी जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हो चुका था, लेकिन समाज की सोच आज़ाद नहीं हुई थी। कानून तो बन गया था मगर लोगों के दिलों में आज भी विधवाओं के लिए नफरत और उपेक्षा भरी हुई थी। छोटी छोटी बच्चियों की शादी ऐसे बुजुर्ग मर्दों से कर दी जाती थी जिनसे वो रिश्ता नहीं बल्कि एक बोझा ढो रही होती थी। और जब वही बच्चियां विधवा बन जाती तो उन्हें तिरस्कार, अपमान और कभी कभी यौन शोषण का सामना करना पड़ता था। लेकिन उस समय भी एक ऐसा जोड़ा था जिसने समाज की परवाह नहीं की बल्कि पीड़ितों की परवाह की। 1863 में महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने ऐसा काम किया जिसकी कल्पना भी उस दौर में करना मुश्किल था। उन्होंने उन विधवाओं के लिए एक गुप्त घर बनाया जो यौन शोषण के बाद गर्भवती हो जाती थी। इस जगह पर कोई ताने नहीं थे, कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। यहाँ सिर्फ सहारा था, इज्जत थी और था एक सुरक्षित माहौल। महिलाएं वहाँ चुपचाप आती थी, उनकी डिलीवरी कराई जाती थी। अगर वो चाहती थी कि बच्ची की परवरिश करे तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी और अगर नहीं कर सकती थी तो खुद फुले दंपत्ति उन नवजात बच्चों को देखभाल करते थे। पुणे के अलग अलग इलाकों में पर्चे चिपकाए गए, अगर आप विधवा हैं और संकट में हैं तो यहाँ आइए, गुप्त रूप से सुरक्षित रूप से अपने बच्चों को जन्म दीजिए, फैसला आपका होगा, आप बच्चे की परवरिश करें या हमें सौंप दें, हम देखभाल करेंगे। जरा सोचिए, ये उस दौर की बात है जब महिलाओं का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। लेकिन फुले किसी से नहीं डरे, ना धार्मिक गुरुओं से, न समाज की घूरती निगाहों से। उन्होंने धार्मिक कट्टरता की जड़ें समझी और फिर एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी ब्राह्मणवादी की सोच को चूल्हे हिला दी। इस किताब का नाम था गुलामी। पुणे विद्यापीठ के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद मौर्य इस किताब को ज्योतिबा का महाग्रंथ कहते हैं। और सच कहें तो ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये क्रांति का ऐलान था। ज्योतिबा फुले ने इस पुस्तक को अमेरिका के उन अश्वेत योद्धाओं को समर्पित किया जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। उनका मानना था कि जैसे अमेरिका में गोरों ने काले लोगों को आज़ादी दी, वैसे ही भारत में ब्राह्मणों को शूद्रों की गुलामी खत्म करनी चाहिए। डॉक्टर मौर्य अपनी किताब द ग्रामर ऑफ रेवेलियन में लिखते हैं, ज्योतिराव ने धर्म और जाति की गुलामी पर सीधा हमला किया। उन्होंने इतिहास के आधार पर बताया कि आर्यों ने भारत में शूद्रों को गुलाम बना लिया था। लेकिन फुले सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो काम भी करते थे। 1873 में उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिसने उस वक्त के पूरे धार्मिक सिस्टम को चुनौती दी। इस संगठन का नाम था सत्य शोधक समाज। जी हाँ दोस्तों, इस समाज की नींव रखी गई तर्क, विवेक और सत्य के स्तंभों पर। उन्होंने साफ कहा, ईश्वर और इंसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, यानी पंडितों पुरोहितों की मनमानी को सीधे चुनौती दी। उन्होंने नए अनुष्ठान शुरू किए, विवाह, वास्तु, अंतिम संस्कार, सब कुछ अब बिना पंडितों के हो सकता था। और जो समाज कभी दक्षिणा के नाम पर गरीबों से पैसा लूटता था, सत्यशोधक समाज के लोग इन कामों के लिए एक पैसा नहीं लेते थे। यह सिर्फ बदलाव नहीं था, यह विचारों की क्रांति थी। यह महात्मा फुले की वह जंग थी जो उन्होंने अकेले शुरू की थी, लेकिन जिसका असर आज भी हमारे समाज में महसूस किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी किसान कर्ज में क्यों डूबा है? क्योंकि उसकी फसलें उसकी ज़िंदगी नहीं बदल पाती। अब से 140 साल पहले ही एक इंसान ने इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया था। नाम था महात्मा फुले
1883 में उन्होंने एक किताब लिखी, किसानों का कूड़ा, और इस किताब ने उस दौर की सत्ता, समाज और व्यवस्था को आईना दिखा दिया। उन्होंने बताया कि किसान सिर्फ बारिश या सूखे से नहीं मरता, वो मरता है साहूकारों की लूट से, सरकारी अफसरों की रिश्वत से, बाजार के बिचौलियों से और उस जाति व्यवस्था से जो उसे इंसान ही नहीं समझती। जी हाँ दोस्तों, महात्मा फुले ने उस समय का कहा था, हर किसान को उसका पानी बराबरी से मिलना चाहिए। अब आप ही सोचिए, आज भी किसान पानी के लिए तरस रहा है। शिवाजी यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चौसालकर कहते हैं कि अगर उस दौर में फुले के विचारों को लागू किया गया होता तो आज किसान आत्महत्या नहीं करते, आत्मनिर्भर होता। उन्होंने खुद एक किताब लिखी है, महात्मा फुले और किसान आंदोलन, जिसमें बताया कि किसान को खेती के साथ साथ साइड बिजनेस की जरूरत है ताकि वो सिर्फ फसल पर निर्भर न रहे। महात्मा फुले कहते हैं कि किसानों के बच्चों को केवल खेत नहीं, हुनर भी चाहिए। उन्हें बढ़ई, लोहार और दूसरे कारीगरी के काम आने चाहिए। बल्कि वो तो ये भी कहते थे कि अगर मौका मिले तो किसान का बेटा विदेश जाए, सीखे और लौट कर अपनी जमीन को नई ताकत दे। अब आप सोचिए, उस समय जब लोग सोचते थे कि किसान सिर्फ हल चलाए, फुले सोचते थे कि किसान वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने। किसान पुत्र आंदोलन के नेता डॉक्टर अमर हबीब कहते हैं, महात्मा फुले पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने किसानों को सिर्फ मेहनत ही नहीं, दर्शन ही माना, एक सोच, एक दर्शन दिया। उनके लिए किसान और महिलाएं समाज का केंद्र था। वरिष्ठ पत्रकार आसाराम लोमटे कहते हैं, फुले सिर्फ सवाल नहीं उठाते थे, वो जवाब भी देते थे। उन्होंने किसानों का कोड़ा में समस्याएं गिनाई और आखिरी अध्याय में उनका हल भी बताया। और क्या थे वो समाधान? उन्होंने कहा, किसानों के बच्चों को व्यावसायिक ट्रेनिंग मिले, हर गांव में बांध और झीलें बनाई जाए, नदियों में जो गाद जमा होती है उसका मुफ्त उपयोग हो, कृषि उत्पादों की बिक्री में दलालों की भूमिका खत्म हो। फुले कहते थे, जब एक किसान सब्जियों से भरी बैलगाड़ी लेकर आता है तो उसे सिर्फ मंडी में ही नहीं, सिस्टम में भी लूटा जाता है। उसकी मेहनत पर टैक्स, दलाली और धोखा, ये सब मिलकर उसे तोड़ देते हैं। अब सोचिए, क्या आज कुछ बदला है? 28 नवंबर 1890 को महात्मा फुले इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ अब भी गूंजती है और उनकी यह आवाज़ आगे भी गूंजती रहेगी, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने उनकी मृत्यु के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने वही रास्ता अपनाया, वही समाज सेवा जारी रखी। सत्यशोधक समाज गांव गांव तक फैला और लोगों की सोच बदलने लगा। और उन दोनों, सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिराव फुले को जो पत्र लिखती थी, वो सिर्फ प्रेम पत्र नहीं थे, वो क्रांति के बीज थे जो आज भी हमारे बीच किसी प्रेरणा की तरह जिंदा है। तो दोस्तों, अगर महात्मा फुले की सोच ने आपको भी झकझोर कर रख दिया है, अगर आप भी मानते हैं कि असली क्रांति कलम और सोच से आती है, तो इस क्रांतिकारी सोच को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय फुले लिखकर अपनी आवाज़ जोड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक और आंखें खोलने वाले कंटेंट आपके लिए लाते रहें। याद रखिए, जब तक समाज जागेगा नहीं, बदलाव आएगा नहीं। तो चलिए मिलकर बदलाव की शुरुआत करते हैं अभी यहीं से। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक छोटी जाति में जन्मे हैं, गरीब हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, तो क्या आप समाज को बदल सकते हैं? क्या आप इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं? एक आदमी था जिसने इस सवाल का जवाब अपने पूरे जीवन से दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसने दुनिया से कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। उसने न सिर्फ लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, बल्कि जात पात, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई जब पूरा समाज खामोश था। उसका नाम था ज्योतिराव फुले। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उस योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अकेले एक क्रांति खड़ी कर दी। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली महानता क्या होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा दौर जब लड़कियों को स्कूल जाना पाप समझा जाता था, जब विधवा महिलाओं को तिरस्कार की नज़रों से देखा जाता था, जब किसान अपनी ही जमीन पर पराया सा महसूस करता था। उस दौर में एक इंसान ने हिम्मत दिखाई और न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि जवाब भी दिए। वो थे महात्मा ज्योतिराव फुले। आज हम आपको उनकी ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे, एक सदी पहले सोचने वाला ये इंसान आज से भी ज़्यादा आगे था। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिसे समाज ने तिरस्कार किया, लेकिन उसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को आवाज़ दी, जिसने लड़कियों को स्कूल में लाकर देश को एक नई दिशा दिखाई। जी हाँ दोस्तों, जिसने किसानों की तकलीफों को किताब में उतारा और ऐसे सुझाव दिए जो आज भी खेती को बदल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले की, जिन्होंने न सिर्फ गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई बल्कि खुद वो काम किया जिसे करने से बड़े बड़े डरते थे। पहले हम प्रतीक गांधी और पत्रलेखा का स्टार ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित बायोग्राफिकल फिल्म के बारे में बात करेंगे।
फुले फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पहले फिल्म की कहानी समाज सुधारकों ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर केंद्रित है। यह उनके सामाजिक कार्यों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें बालिकाओं को शिक्षित करने के अधिकारों के लिए लड़ना और निचली जाति का समर्थन करना शामिल है। हालांकि ट्रेलर रिलीज होने के बाद उच्च जाति के प्रभुत्व को दिखाने की ऑनलाइन कड़ी आलोचना की गई। ऑनलाइन फिल्म के खिलाफ बहिष्कार की प्रवृत्ति थी, जिसने फिल्म के लिए मुश्किलें कर दी। यह फिल्म समाज सुधार को ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर केंद्रित है। इस फिल्म में पत्र लेखक प्रतीक गांधी, दरअसल सफारी और विनय पाठक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन अनंत महादेवन ने किया और प्रणय चौकसी, रितेश कुडेचा, अनुआ चौहान कुडेचा, सुनील जैन, राजकिशोर खुवारिया और जगदीश पटेल भी इनका निर्माण किया है। अब नजर डालते हैं उनके जीवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक माली यानी माली जाति के परिवार में हुआ था। ज्योतिराव फुले का जन्म। उनका पारिवारिक नाम गोविंदराव था, जो फूलों का व्यवसाय करते थे। छोटी उम्र में ही माँ का साया सिर से उठ गया, पर किस्मत ने उन्हें झुकने नहीं दिया, बल्कि मजबूत बना दिया। जब ज्योतिराव फुले 13 साल के थे, तब उनकी शादी सावित्रीबाई फुले से कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ एक शादी नहीं, ये एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत थी जो पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। ज्योतिराव ने पढ़ाई की शुरुआत एक मराठी स्कूल से की, लेकिन बाद में एक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी भी सीखी। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनका नजरिया बदलता गया। उन्होंने थॉमस पाइने की राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और समझा कि इंसान के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो किसी से छीने नहीं जा सकते। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, महात्मा फुले की जिंदगी एक आम इंसान की तरह चल रही थी, लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने उनकी सोच को झकझोर कर रख दिया, जिसने उनके मन की बेचैनी को एक साफ दिशा दे दी। वो सिर्फ एक शादी में गए थे, लेकिन वहां उन्हें इंसान नहीं, एक अछूत समझा गया। 21 साल के नौजवान ज्योतिराव फुले को उनके एक ब्राह्मण मित्र ने शादी में बुलाया। खुशी खुशी वो बारात में शामिल हुए, लेकिन बारात में कुछ सनातनी ब्राह्मणों की नज़र उन पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि एक शूद्र वो भी बारात में उनके साथ चल रहा है। एक ब्राह्मण ने गुस्से में ताना मारा, क्या तुम हमारे बराबर हो गए हो? जाति की सीमाएं तोड़ने चले हो? पीछे चलो हमसे। भीड़ देख रही थी। फुले स्तब्ध थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें इंसान नहीं, कोई जानवर समझे जा रहा है। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वो सोचते रहे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। उन्होंने अपने जीवन को टटोलना शुरू किया और फिर तब उन्हें एहसास हुआ, फर्क सिर्फ एक चीज का है, शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ा लिखा है वो मालिक है, जो अनपढ़ है वो गुलाम है। और यही शिक्षा सदियों से एक जाति विशेष तक सीमित रही। और उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर गुलामी की जड़ अज्ञानता है तो उसे जड़ से उखड़ फेंको। उन्होंने तय किया कि वो उन लोगों के लिए काम करेंगे जिनके पास स्कूल जाने का हक नहीं था। उन्होंने सबसे पहले देखा महिलाएं, जिन्हें पढ़ने का तो छोड़िए, बोलने का तक का अधिकार नहीं था। महात्मा फुले ने कहा, सबसे पहले मेरा ध्यान महिलाओं की शिक्षा की ओर गया। मुझे लगा अगर किसी को सबसे पहले पढ़ाने की जरूरत है तो वो महिलाएं हैं। इस सोच के साथ उन्होंने 1848 में पुणे के भेड़ेवाड़ा में भारत के पहले लड़कियों के स्कूल की नींव रखी। सावित्रीबाई फुले को पहली शिक्षिका बनाया। उन्होंने चाक पर नहीं, क्रांति पर पांव रखा था, लेकिन ये क्रांति सबको रास नहीं आई। पुणे जो उस वक्त कट्टरपंथियों का गढ़ था, वहाँ ये बात आग की तरफ फैली कि एक शूद्र लड़कियों का स्कूल चला रहा है, और वो भी बहुजन समाज की लड़कियों का। धमकियां मिलने लगी, लोगों ने स्कूल बंद करने को कहा, यहाँ तक कि महात्मा फुले के पिता पर दबाव डाला गया। उनसे साफ कहा गया कि या तो बेटे को रोको या तो मोहल्ला छोड़ दो। पिता ने बेटे से कहा, स्कूल बंद करो वरना घर छोड़ दो। जरा सोचिए, एक तरफ बेटा था, दूसरी तरफ पिता। लेकिन फुले ने कहा, मैं स्कूल बंद नहीं कर सकता, और फिर घर छोड़ दिया गया। फुले ने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। भले ही वित्तीय तंगी के चलते पहला स्कूल बंद करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। 1851 में उन्होंने चिपलून करवाड़ा में फिर से लड़कियों का स्कूल शुरू किया। शुरुआत सिर्फ 8 बच्चियों से हुई। कुछ ही दिनों में ये संख्या बढ़कर 48 हो गई। जहां सबने दीवारें खड़ी की, वहां फुले ने दरवाजे को खोल दिया। उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोला, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। जिस समाज में महिलाओं को सिर्फ रसोई तक सीमित रखा गया, उस समाज में उन्होंने उन्हें किताब, पेन और भविष्य थमा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने अकेले संघर्ष से करोड़ों को रोशनी दी। महात्मा फुले ने उस जमाने में जो किया वो आज भी एक मिसाल है। आज जब हम शिक्षा, समानता और अधिकारों की बातें करते हैं तो याद रखिए, इसकी नींव 1848 में विजयवाड़ा में रखी गई थी। एक स्कूल के साथ, एक सपना लेकर, एक ज्योतिराव फुले के हाथों। क्या सिर्फ कुछ शब्द इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूब रहा था, तब महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थक कर अपने कमरे में लौटे थे। एक दिन की तरह उस दिन भी
उन्होंने दलितों और महिलाओं के लिए स्कूल चलाया था, समाज को जागरूक किया था और जातिवाद की दीवारें हिलाई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज रात मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। आधी रात को अचानक एक आहट हुई, नींद टूटी और कमरे की मंद रोशनी में दो परछाइयां नजर आई। महात्मा फुले ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? जवाब आया, हम तुम्हें मारने आए हैं। दूसरे ने गरजते हुए कहा, हमें भेजा गया है तुम्हें यमलोक पहुंचाने। जरा सोचिए, अगर आप उस वक्त होते तो क्या करते? डर से कांप जाते, मदद के लिए चिल्लाते। लेकिन फुले एक अलग मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हत्यारे बोले, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए गए हैं। एक 1,000 रुपये मिलेंगे। और अब जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। फुले बोले, वाह, मेरी मौत से अगर तुम्हें फायदा होगा तो ये लो, मेरा सिर काट लो। जिस गरीब समाज के लिए मैं जी रहा हूँ, अगर उन्हीं के जैसे किसी इंसान के हाथ मेरी मौत होती है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मेरी जान उन्हीं के लिए है, मेरी मौत भी उनके नाम। ये सुनकर दोनों हत्यारे सन्न रह गए, चाकू कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर वही लोग जो महात्मा फुले को मारने आए थे उनके चरणों में गिर पड़े। कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब हम उन लोगों को खत्म करेंगे जिन्होंने हमें भेजा था। लेकिन फुले तो हिंसा के रास्ते पर नहीं चलते थे। उन्होंने कहा, बदला लेना आसान है लेकिन बदलना मुश्किल, और मेरा रास्ता बदलाव का है, बदले का नहीं। बस उसी पल दोनों हत्यारे उनके शिष्य बन गए। एक बना अंगरक्षक, रोडे नाम था उसका। दूसरा बना लेखक और समाज सुधारक, पंडित ढोंडीराम नामदेव। अब जरा सोचिए, ये सब कैसे हुआ? सिर्फ कुछ शब्दों से, कुछ मिनट की बातचीत से। एक इंसान की सोच, उसकी जिंदगी, उसकी मकसद सब पलट गया। पर असली बात यह है कि ये शब्द सिर्फ बोले नहीं गए थे, फुले ने इन्हें जिया था। हर दिन हर पल उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा। कभी गोबर फेंका गया उन पर, कभी गालियां दी गईं, लेकिन ना फुले रुके, ना सावित्रीबाई झुकी। उनका हर संघर्ष, हर चोट आज हमारे लिए एक सबक बन चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर फुले उस रात डर जाते तो क्या होता? शायद दो हत्यारे और दो हत्याएं जुड़ जाती इतिहास में, लेकिन नहीं, एक सच्चे विचार ने दो जाने नहीं ली, दो जिंदगियां बदल दी। ऐसी कहानियां किताबें मिलती हैं, लेकिन फुले ने ये कहानी जीकर दिखाई। 132 साल हो गए लेकिन आज भी फुले जिंदा है। क्या आप जानते हैं एक फूलों का व्यापारी कैसे भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक और कृषि चिंतक में बदल गया? 132 साल बीत चुके हैं महात्मा फुले को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन उनके विचार आज भी उनके ही नए, उतने ही जरूरी और उतने ही जीवंत है जिसने उनके जीवन काल में थे। लोग उन्हें दलितों का मसीहा कहते हैं, महिलावादी कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं महात्मा फुले एक शानदार कृषि विशेषज्ञ भी थे। और अगर आज भारत उनकी बातों पर चलने लगे तो देश की आधी खेती किसानी की समस्याएं चुटकियों में सुलझ जाएं। पर सवाल उठता है, ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए जरा उनके बचपन में झांकते हैं। एक बच्चा जो फूल बेचता था लेकिन सपने बोता था। ज्योतिराव फुले का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता गोविंदराव फूलों का व्यापार करते थे, यही वजह है कि उनका उपनाम पड़ा फुले। लेकिन फूलों के इस घर में कांटों की कमी नहीं थी। जब छोटे ज्योतिराव ने मराठी स्कूल में पढ़ाई शुरू की तब कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मणों को ये बात चुभने लगी। उन्होंने गोविंदराव से कहा, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ लिख गया तो खेती बाड़ी करना छोड़ देगा, उल्टा बातें बनाएगा, असभ्य बन जाएगा। सोचिए, पढ़ाई करने पर असभ्यता का आरोप। फुले के पिता दबाव में आ गए, उन्होंने बेटे को स्कूल से निकाल दिया। लेकिन असली क्रांति वहीं से शुरू हुई। जिसे पढ़ाई से रोका गया उसने पूरी दुनिया को सिखा दिया। स्कूल छूट गया लेकिन फुले का जज्बा नहीं। उन्होंने गुपचुप पढ़ाई जारी रखी, मिशनरी स्कूल से अंग्रेजी सीखी। फिर वो दिन आया जब उनके हाथ लगी थॉमस पाइने की मशहूर किताब राइट्स ऑफ मैन। उस किताब ने उनकी सोच को झकझोर दिया। उन्होंने जाना कि इंसानों के कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं और उन्हें दबा कर रखना सबसे बड़ा अन्याय है। वहीं से जन्म हुआ एक नई सोच का, एक नए आंदोलन का। फुले ने देखा समाज को अंधकार में कौन रखे हुए है। उन्होंने जाना कि समाज का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, अज्ञानता। उन्होंने कहा, जब तक बहुजन समाज और महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तब तक वो गुलामी में जकड़े रहेंगे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब शहद कन्यांचा असूड़ यानी किसानों का कूड़ा में साफ लिखा, जिस समाज के पास ज्ञान नहीं होता उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा होता है। और दोस्तों, ये शब्द सिर्फ लिखे नहीं गए थे, ये पूरे जीवन में जीकर दिखाए गए थे। किसी ने कहा, दलितों को पढ़ाओ मत। फुले बोले, अगर कोई पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा जो आज सबसे पीछे है। फुले ने देखा समाज में शिक्षा सिर्फ ऊंची जातियों के लिए थी, वंचित महिलाएं और किसान सब दरकिनार थे। इसलिए उन्होंने खुद स्कूल खोला, पत्नी सावित्रीबाई फुले की महिला शिक्षिका बनाया और एक नई क्रांति की नींव रख दी। अब सवाल ये है, क्या आज भी आप फुले को समझ पाए? क्योंकि जब हम उनके नाम से बने संस्थानों को मिटाने की बात करते हैं तो क्या आप हम उनके विचारों को भी मार रहे हैं? क्या सिर्फ दलितों के मसीहा कहकर हम उनकी बाकी पहचान छीन रहे हैं? महात्मा फुले सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वे दूरदर्शी कृषि
वैज्ञानिक भी थे, शिक्षक क्रांति के जनक भी थे और एक ऐसा नाम थे जिसने उन लोगों को आवाज़ दी जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हो चुका था, लेकिन समाज की सोच आज़ाद नहीं हुई थी। कानून तो बन गया था, मगर लोगों के दिलों में आज भी विधवाओं के लिए नफरत और उपेक्षा भरी हुई थी। छोटी छोटी बच्चियों की शादी ऐसे बुजुर्ग मर्दों से कर दी जाती थी जिनसे वो रिश्ता नहीं बल्कि एक बोझा ढोरा ही होती थी। और जब वही बच्चियां विधवा बन जाती तो उन्हें तिरस्कार, अपमान और कभी कभी यौन शोषण का सामना करना पड़ता था। लेकिन उस समय भी एक ऐसा जोड़ा था जिसने समाज की परवाह नहीं की बल्कि पीड़ितों की परवाह की। 1863 में महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने ऐसा काम किया जिसकी कल्पना भी उस दौर में करना मुश्किल था। उन्होंने उन विधवाओं के लिए एक गुप्त घर बनाया जो यौन शोषण के बाद गर्भवती हो जाती थी। इस जगह पर कोई ताने नहीं थे, कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। यहाँ सिर्फ सहारा था, इज्जत थी और था एक सुरक्षित माहौल। महिलाएं वहाँ चुपचाप आती थी, उनकी जरूरतें निभाई जाती थी। अगर वो चाहती थी कि बच्ची की परवरिश करे तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी, और अगर नहीं कर सकती थी तो खुद फुले दंपति उन नवजात बच्चों को देखभाल करते थे। पुणे के अलग अलग इलाकों में पर्चे चिपकाए गए, अगर आप विधवा हैं और संकट में हैं तो यहाँ आइए, गुप्त रूप से सुरक्षित रूप से अपने बच्चों को जन्म दीजिए, फैसला आपका होगा, आप बच्चे की परवरिश करें या हमें सौंप दें, हम देखभाल करेंगे। जरा सोचिए, ये उस दौर की बात है जब महिलाओं का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। लेकिन फुले किसी से नहीं डरे, ना धार्मिक गुरुओं से, न समाज की घूरती निगाहों से। उन्होंने धार्मिक कट्टरता की जड़ें समझी और फिर एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी ब्राह्मणवादी की सोच को चूल्हे हिला दी। इस किताब का नाम था गुलामी। पुणे विद्यापीठ के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद मौर्य इस किताब को ज्योतिबा का महाग्रंथ कहते हैं, और सच कहें तो ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये क्रांति का ऐलान था। ज्योतिबा फुले ने इस पुस्तक को अमेरिका के उन अश्वेत योद्धाओं को समर्पित किया जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। उनका मानना था कि जैसे अमेरिका में गोरों ने काले लोगों को आज़ादी दी, वैसे ही भारत में ब्राह्मणों को शूद्रों की गुलामी खत्म करनी चाहिए। डॉक्टर मौर्य अपनी किताब द ग्रामर ऑफ रेवेलियन में लिखते हैं, ज्योतिराव ने धर्म और जाति की गुलामी पर सीधा हमला किया। उन्होंने इतिहास के आधार पर बताया कि आर्यों ने भारत में शूद्रों को गुलाम बना लिया था। लेकिन फुले सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो काम भी करते थे। 1873 में उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिसने उस वक्त के पूरे धार्मिक सिस्टम को चुनौती दी। इस संगठन का नाम था सत्य शोधक समाज। जी हाँ दोस्तों, इस समाज की नींव रखी गई तर्क, विवेक और सत्य के स्तंभों पर। उन्होंने साफ कहा, ईश्वर और इंसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, यानी पंडितों पुरोहितों की मनमानी को सीधे चुनौती दी। उन्होंने नए अनुष्ठान शुरू किए, विवाह, वास्तु, अंतिम संस्कार, सब कुछ अब बिना पंडितों के हो सकता था। और जो समाज कभी दक्षिणा के नाम पर गरीबों से पैसा लूटता था, सत्य शोधक समाज के लोग इन कामों के लिए एक पैसा नहीं लेते थे। यह सिर्फ बदलाव नहीं था, यह विचारों की क्रांति थी। यह महात्मा फुले की वह जंग थी जो उन्होंने अकेले शुरू की थी, लेकिन जिसका असर आज भी हमारे समाज में महसूस किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी किसान कर्ज में क्यों डूबा है? क्योंकि उसकी फसलें उसकी ज़िंदगी नहीं बदल पाती। अब से 140 साल पहले ही एक इंसान ने इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया था। नाम था महात्मा फुले। 1883 में उन्होंने एक किताब लिखी, किसानों का कूड़ा, और इस किताब ने उस दौर की सत्ता, समाज और व्यवस्था को आईना दिखा दिया। उन्होंने बताया कि किसान सिर्फ बारिश या सूखे से नहीं मरता, वो मरता है साहूकारों की लूट से, सरकारी अफसरों के रिश्वत से, बाजार के बिचौलियों से, और उस जाति व्यवस्था से जो उसे इंसान ही नहीं समझती। जी हाँ दोस्तों, महात्मा फुले ने उस समय का कहा था, हर किसान को उसका पानी बराबरी से मिलना चाहिए। अब आप ही सोचिए, आज भी किसान पानी के लिए तरस रहा है। शिवाजी यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चौसालकर कहते हैं कि अगर उस दौर में फुले के विचारों को लागू किया गया होता तो आज किसान आत्महत्या नहीं करते, आत्मनिर्भर होता। उन्होंने खुद एक किताब लिखी है, महात्मा फुले और किसान आंदोलन, जिसमें बताया कि किसान को खेती के साथ साथ साइड बिजनेस की जरूरत है ताकि वो सिर्फ फसल पर निर्भर ना रहे। महात्मा फुले कहते हैं कि किसानों के बच्चों को केवल खेत नहीं, हुनर भी चाहिए। उन्हें बढ़ई, लोहार और दूसरे कारीगरी के काम आने चाहिए। बल्कि वो तो ये भी कहते थे कि अगर मौका मिले तो किसान का बेटा विदेश जाए, सीखे और लौट कर अपनी जमीन को नई ताकत दे। अब आप सोचिए, उस समय जब लोग सोचते थे कि किसान सिर्फ हल चलाए, फुले सोचते थे कि किसान वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने। किसान पुत्र आंदोलन के नेता डॉक्टर अमर हबीब कहते हैं, महात्मा फुले पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने किसानों को सिर्फ मेहनत ही नहीं, दर्शन ही माना, एक सोच, एक दर्शन दिया। उनके लिए किसान और महिलाएं समाज का केंद्र था। वरिष्ठ पत्रकार आसाराम लोमटे कहते हैं, फुले सिर्फ सवाल नहीं उठाते थे, वो जवाब भी देते थे। उन्होंने किसानों का कोड़ा में समस्याएं गिनाई और आखिरी अध्याय में उनका हाल भी बताया। और क्या थे वो समाधान? उन्होंने कहा, किसानों के बच्चों को व्यावसायिक ट्रेनिंग मिले, हर गांव में बांध और झीलें बनाई जाए, नदियों में जो गाद जमा होती है उसका मुफ्त उपयोग हो, कृषि उत्पादों की बिक्री में दलालों की भूमिका खत्म हो।
फुले कहते थे, जब एक किसान सब्जियों से भरी बैलगाड़ी लेकर आता है तो उसे सिर्फ मंडी में ही नहीं, सिस्टम में भी लूटा जाता है। उसकी मेहनत पर टैक्स, दलाली और धोखा, ये सब मिलकर उसे तोड़ देते हैं। अब सोचिए, क्या आज कुछ बदला है? 28 नवंबर 1890 को महात्मा फुले इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ अब भी गूंजती है और उनकी यह आवाज़ आगे भी गूंजती रहेगी, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने उनकी मृत्यु के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने वही रास्ता अपनाया, वही समाज सेवा जारी रखी। सत्य शोधक समाज गांव गांव तक फैला और लोगों की सोच बदलने लगा। और उन दोनों, सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिराव फुले को जो पत्र लिखती थी, वो सिर्फ प्रेम पत्र नहीं थे, वो क्रांति के बीज थे जो आज भी हमारे बीच किसी प्रेरणा की तरह जिंदा है। तो दोस्तों, अगर महात्मा फुले की सोच ने आपको भी झकझोर कर रख दिया है, अगर आप भी मानते हैं कि असली क्रांति कलम और सोच से आती है, तो इस क्रांतिकारी सोच को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय फुले लिखकर अपनी आवाज़ जोड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक और आंखें खोलने वाले कंटेंट आपके लिए लाते रहें। याद रखिए, जब तक समाज जागेगा नहीं, बदलाव आएगा नहीं। तो चलिए मिलकर बदलाव की शुरुआत करते हैं अभी यहीं से। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक छोटी जाति में जन्मे हैं, गरीब हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, तो क्या आप समाज को बदल सकते हैं? क्या आप इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं? एक आदमी था जिसने इस सवाल का जवाब अपने पूरे जीवन से दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसने दुनिया से कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। उसने न सिर्फ लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, बल्कि जात पात, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई जब पूरा समाज खामोश था। उसका नाम था ज्योतिराव फुले। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उस योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अकेले एक क्रांति खड़ी कर दी। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली महानता क्या होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा दौर जब लड़कियों को स्कूल जाना पाप समझा जाता था, जब विधवा महिलाओं को तिरस्कार की नज़रों से देखा जाता था, जब किसान अपनी ही जमीन पर पराया सा महसूस करता था। उस दौर में एक इंसान ने हिम्मत दिखाई और न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि जवाब भी दिए। वो थे महात्मा ज्योतिराव फुले। आज हम आपको उनकी ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे, एक सदी पहले सोचने वाला ये इंसान आज से भी ज़्यादा आगे था। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिसे समाज ने तिरस्कार किया, लेकिन उसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को आवाज़ दी, जिसने लड़कियों को स्कूल में लाकर देश को एक नई दिशा दिखाई। जी हाँ दोस्तों, जिसने किसानों की तकलीफों को किताब में उतारा और ऐसे सुझाव दिए जो आज भी खेती को बदल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले की, जिन्होंने न सिर्फ गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई बल्कि खुद वो काम किया जिसे करने से बड़े बड़े डरते थे। पहले हम प्रतीक गांधी और पत्रलेखा का स्टार ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित बायोग्राफिकल फिल्म के बारे में बात करेंगे। फुले फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पहले फिल्म की कहानी समाज सुधारकों ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर केंद्रित है। यह उनके सामाजिक कार्यों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें बालिकाओं को शिक्षित करने के अधिकारों के लिए लड़ना और निचली जाति का समर्थन करना शामिल है। हालांकि ट्रेलर रिलीज होने के बाद उच्च जाति के प्रभुत्व को दिखाने की ऑनलाइन कड़ी आलोचना की गई। ऑनलाइन फिल्म के खिलाफ बहिष्कार की प्रवृत्ति थी, जिसने फिल्म के लिए मुश्किलें कर दी। यह फिल्म समाज सुधारकों ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर केंद्रित है। इस फिल्म में पत्र लेखक प्रतीक गांधी, दरअसल सफारी और विनय पाठक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन अनंत महादेवन ने किया और प्रणय चौकसी, रितेश कुडेचा, अनुआ चौहान कुडेचा, सुनील जैन, राजकिशोर खुवारिया और जगदीश पटेल भी इनका निर्माण किया है। अब नज़र डालते हैं उनके जीवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक माली यानी माली जाति के परिवार में हुआ था। ज्योतिराव फुले का जन्म, उनका पारिवारिक नाम गोविंदराव था, जो फूलों का व्यवसाय करते थे। छोटी उम्र में ही माँ का साया सिर से उठ गया, पर किस्मत ने उन्हें झुकने नहीं दिया बल्कि मजबूत बना दिया। जब ज्योतिराव फुले 13 साल के थे, तब उनकी शादी सावित्रीबाई फुले से कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ एक शादी नहीं, ये एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत थी जो पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। ज्योतिराव ने पढ़ाई की शुरुआत एक मराठी स्कूल से की, लेकिन बाद में एक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी भी सीखी। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनका नज़रिया बदलता गया। उन्होंने थॉमस पाइने की राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और समझा कि इंसान के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो किसी से छीने नहीं जा सकते। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, महात्मा फुले की जिंदगी एक आम इंसान की तरह चल रही थी, लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने उनकी सोच को झकझोर कर रख दिया है, जिसने उनके मन की बेचैनी को एक साफ दिशा दे दी। वो सिर्फ एक शादी में गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें इंसान नहीं, एक अछूत समझा गया।
21 साल के नौजवान ज्योतिराव फुले को उनके एक ब्राह्मण मित्र ने शादी में बुलाया। खुशी खुशी वो बारात में शामिल हुए, लेकिन बारात में कुछ सनातनी ब्राह्मणों की नज़र उन पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि एक शूद्र वो भी बारात में उनके साथ चल रहा है। एक ब्राह्मण ने गुस्से में ताना मारा, क्या तुम हमारे बराबर हो गए हो? जाति की सीमाएं तोड़ने चले हो? पीछे चलो हमसे। भीड़ देख रही थी। फुले स्तब्ध थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें इंसान नहीं कोई जानवर समझे जा रहा है। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वो सोचते रहे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। उन्होंने अपने जीवन को टटोलना शुरू किया और फिर तब उन्हें एहसास हुआ, फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ा लिखा है वो मालिक है, जो अनपढ़ है वो गुलाम है। और यही शिक्षा सदियों से एक जाति विशेष तक सीमित रही। और उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर गुलामी की जड़ अज्ञानता है तो उसे जड़ से उखड़ फेंको। उन्होंने तय किया कि वो उन लोगों के लिए काम करेंगे जिनके पास स्कूल जाने का हक नहीं था। उन्होंने सबसे पहले देखा महिलाएं, जिन्हें पढ़ने का तो छोड़िए बोलने का तक का अधिकार नहीं था। महात्मा फुले ने कहा, सबसे पहले मेरा ध्यान महिलाओं की शिक्षा की ओर गया। मुझे लगा अगर किसी को सबसे पहले पढ़ाने की जरूरत है तो वो महिलाएं हैं। इस सोच के साथ उन्होंने 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में भारत के पहले लड़कियों के स्कूल की नींव रखी। सावित्रीबाई फुले को पहली शिक्षिका बनाया। उन्होंने चाक पर नहीं, क्रांति पर पांव रखा था। लेकिन ये क्रांति सबको रास नहीं आई। पुणे जो उस वक्त कट्टरपंथियों का गढ़ था, वहाँ ये बात आग की तरफ फैली कि एक शूद्र लड़कियों का स्कूल चला रहा है, और वो भी बहुजन समाज की लड़कियों का। धमकियां मिलने लगी। लोगों ने स्कूल बंद करने को कहा। यहाँ तक कि महात्मा फुले के पिता पर दबाव डाला गया। उनसे साफ कहा गया कि या तो बेटे को रोको या तो मोहल्ला छोड़ दो। पिता ने बेटे से कहा, स्कूल बंद करो वरना घर छोड़ दो। जरा सोचिए, एक तरफ बेटा था, दूसरी तरफ पिता। लेकिन फुले ने कहा, मैं स्कूल बंद नहीं कर सकता। और फिर घर छोड़ दिया गया। फुले ने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। भले ही वित्तीय तंगी के चलते पहला स्कूल बंद करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। 1851 में उन्होंने चिपलून करवाड़ा में फिर से लड़कियों का स्कूल शुरू किया। शुरुआत सिर्फ 8 बच्चियों से हुई। कुछ ही दिनों में ये संख्या बढ़कर 48 हो गई। जहाँ सबने दीवारें खड़ी की, वहाँ फुले ने दरवाजे को खोल दिया। उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोला, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। जिस समाज में महिलाओं को सिर्फ रसोई तक सीमित रखा गया, उस समाज में उन्होंने उन्हें किताब, पेन और भविष्य थमा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने अकेले संघर्ष से करोड़ों को रोशनी दी। महात्मा फुले ने उस जमाने में जो किया वो आज भी एक मिसाल है। आज जब हम शिक्षा, समानता और अधिकारों की बातें करते हैं तो याद रखिए, इसकी नींव 1848 में विडेवाड़ा में रखी गई थी। एक स्कूल के साथ, एक सपना लेकर, एक ज्योतिराव फुले के हाथों। क्या सिर्फ कुछ शब्द इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूब रहा था, तब महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थक कर अपने कमरे में लौटे थे। एक दिन की तरह उस दिन भी उन्होंने दलित और महिलाओं के लिए स्कूल चलाया था, समाज को जागरूक किया था और जातिवाद की दीवारें हिलाई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज रात मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। आधी रात को अचानक एक आहट हुई, नींद टूटी और कमरे की मंद रोशनी में 2 परछाइयां नजर आई। महात्मा फुले ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? जवाब आया, हम तुम्हें मारने आए हैं। दूसरे ने गरजते हुए कहा, हमें भेजा गया है तुम्हें यमलोक पहुंचाने। जरा सोचिए, अगर आप उस वक्त होते तो क्या करते? डर से कांप जाते, मदद के लिए चिल्लाते। लेकिन फुले एक अलग मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हत्यारे बोले, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए गए हैं। 1,000 रुपये मिलेंगे। और अब जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। फुले बोले, वाह, मेरी मौत से अगर तुम्हें फायदा होगा तो ये लो, मेरा सिर काट लो। जिस गरीब समाज के लिए मैं जी रहा हूँ, अगर उन्हीं के जैसे किसी इंसान के हाथ मेरी मौत होती है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मेरी जान उन्हीं के लिए है, मेरी मौत भी उनके नाम। ये सुनकर दोनों हत्यारे सन्न रह गए, चाकू कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर वही लोग जो महात्मा फुले को मारने आए थे उनके चरणों में गिर पड़े। कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब हम उन लोगों को खत्म करेंगे जिन्होंने हमें भेजा था। लेकिन फुले तो हिंसा के रास्ते पर नहीं चलते थे। उन्होंने कहा, बदला लेना आसान है लेकिन बदलना मुश्किल, और मेरा रास्ता बदलाव का है, बदले का नहीं। बस उसी पल दोनों हत्यारे उनके शिष्य बन गए। एक बना अंगरक्षक, रोडे नाम था उसका। दूसरा बना लेखक और समाज सुधारक, पंडित ढोंडीराम नामदेव। अब जरा सोचिए, ये सब कैसे हुआ? सिर्फ कुछ शब्दों से, कुछ मिनट की बातचीत से। एक इंसान की सोच, उसकी जिंदगी, उसकी मकसद सब पलट गया।
पर असली बात यह है कि ये शब्द सिर्फ बोले नहीं गए थे, फुले ने इन्हें जिया था। हर दिन हर पल उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा। कभी गोबर फेंका गया उन पर, कभी गालियां दी गईं, लेकिन ना फुले रुके ना सावित्रीबाई झुकी। उनका हर संघर्ष, हर चोट आज हमारे लिए एक सबक बन चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर फुले उस रात डर जाते तो क्या होता? शायद दो हत्यारे और दो हत्याएं जुड़ जाती इतिहास में, लेकिन नहीं, एक सच्चे विचार ने दो जाने नहीं ली, दो जिंदगियां बदल दी। ऐसी कहानियां किताबें मिलती हैं, लेकिन फुले ने ये कहानी जीकर दिखाई। 132 साल हो गए, लेकिन आज भी फुले जिंदा है। क्या आप जानते हैं एक फूलों का व्यापारी कैसे भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक और कृषि चिंतक में बदल गया? 132 साल बीत चुके हैं महात्मा फुले को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन उनके विचार आज भी उनके ही नए, उतने ही जरूरी और उतने ही जीवंत है जिसने उनके जीवन काल में थे। लोग उन्हें दलितों का मसीहा कहते हैं, महिलावादी कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं महात्मा फुले एक शानदार कृषि विशेषज्ञ भी थे। और अगर आज भारत उनकी बातों पर चलने लगे तो देश की आधी खेती किसानी की समस्याएं चुटकियों में सुलझ जाएं। पर सवाल उठता है, ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए जरा उनके बचपन में झांकते हैं। एक बच्चा जो फूल बेचता था लेकिन सपने बोता था। ज्योतिराव फुले का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता गोविंदराव फूलों का व्यापार करते थे, यही वजह है कि उनका उपनाम पड़ा फुले। लेकिन फूलों के इस घर में कांटों की कमी नहीं थी। जब छोटे ज्योतिराव ने मराठी स्कूल में पढ़ाई शुरू की, तब कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मणों को ये बात चुभने लगी। उन्होंने गोविंदराव से कहा, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ लिख गया तो खेती बाड़ी करना छोड़ देगा, उल्टा बातें बनाएगा, असभ्य बन जाएगा। सोचिए, पढ़ाई करने पर असभ्यता का आरोप। फुले के पिता दबाव में आ गए, उन्होंने बेटे को स्कूल से निकाल दिया। लेकिन असली क्रांति वहीं से शुरू हुई। जिसे पढ़ाई से रोका गया उसने पूरी दुनिया को सिखा दिया। स्कूल छूट गया, लेकिन फुले का जज्बा नहीं। उन्होंने गुपचुप पढ़ाई जारी रखी, मिशनरी स्कूल से अंग्रेजी सीखी। फिर वो दिन आया जब उनके हाथ लगी थॉमस पाइने की मशहूर किताब राइट्स ऑफ मैन। उस किताब ने उनकी सोच को झकझोर दिया। उन्होंने जाना कि इंसानों के कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं और उन्हें दबा कर रखना सबसे बड़ा अन्याय है। वहीं से जन्म हुआ एक नई सोच का, एक नए आंदोलन का। फुले ने देखा समाज को अंधकार में कौन रखे हुए है। उन्होंने जाना कि समाज का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, अज्ञानता। उन्होंने कहा, जब तक बहुजन समाज और महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, तब तक वो गुलामी में जकड़े रहेंगे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब शहद कन्यांचा असूड़ यानी किसानों का कूड़ा में साफ लिखा, जिस समाज के पास ज्ञान नहीं होता उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा होता है। और दोस्तों, ये शब्द सिर्फ लिखे नहीं गए थे, ये पूरे जीवन में जीकर दिखाए गए थे। किसी ने कहा, दलितों को पढ़ाओ मत। फुले बोले, अगर कोई पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा जो आज सबसे पीछे है। फुले ने देखा समाज में शिक्षा सिर्फ ऊंची जातियों के लिए थी, वंचित महिलाएं और किसान सब दरकिनार थे। इसलिए उन्होंने खुद स्कूल खोला, पत्नी सावित्रीबाई फुले की महिला शिक्षिका बनाया और एक नई क्रांति की नींव रख दी। अब सवाल ये है, क्या आज भी आप फुले को समझ पाए? क्योंकि जब हम उनके नाम से बने संस्थानों को मिटाने की बात करते हैं, तो क्या आप हम उनके विचारों को भी मार रहे हैं? क्या सिर्फ दलितों के मसीहा कहकर हम उनकी बाकी पहचान छीन रहे हैं? महात्मा फुले सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वे दूरदर्शी कृषि वैज्ञानिक भी थे, शिक्षक क्रांति के जनक भी थे और एक ऐसा नाम थे जिसने उन लोगों को आवाज़ दी जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हो चुका था, लेकिन समाज की सोच आज़ाद नहीं हुई थी। कानून तो बन गया था, मगर लोगों के दिलों में आज भी विधवाओं के लिए नफरत और उपेक्षा भरी हुई थी। छोटी छोटी बच्चियों की शादी ऐसे बुजुर्ग मर्दों से कर दी जाती थी जिनसे वो रिश्ता नहीं बल्कि एक बोझा ढो रही होती थी। और जब वही बच्चियां विधवा बन जाती तो उन्हें तिरस्कार, अपमान और कभी कभी यौन शोषण का सामना करना पड़ता था। लेकिन उस समय भी एक ऐसा जोड़ा था जिसने समाज की परवाह नहीं की बल्कि पीड़ितों की परवाह की। 1863 में महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने ऐसा काम किया जिसकी कल्पना भी उस दौर में करना मुश्किल था। उन्होंने उन विधवाओं के लिए एक गुप्त घर बनाया जो यौन शोषण के बाद गर्भवती हो जाती थी। इस जगह पर कोई ताने नहीं थे, कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। यहाँ सिर्फ सहारा था, इज्जत थी और था एक सुरक्षित माहौल। महिलाएं वहाँ चुपचाप आती थी, उनकी डिलीवरी कराई जाती थी। अगर वो चाहती थी कि बच्ची की परवरिश करे तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी, और अगर नहीं कर सकती थी तो खुद फुले दंपति उन नवजात बच्चों को देखभाल करते थे। पुणे के अलग अलग इलाकों में पर्चे चिपकाए गए, अगर आप विधवा हैं और संकट में हैं तो यहाँ आइए, गुप्त रूप से सुरक्षित रूप से अपने बच्चों को जन्म दीजिए, फैसला आपका होगा, आप बच्चे की परवरिश करें या हमें सौंप दें, हम देखभाल करेंगे। जरा सोचिए, ये उस दौर की बात है जब महिलाओं का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। लेकिन फुले किसी से नहीं डरे, ना धार्मिक गुरुओं से, न समाज की घूरती निगाहों से। उन्होंने धार्मिक कट्टरता की जड़ें समझी और फिर एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी ब्राह्मणवादी की सोच को चूल्हे हिला दी। इस किताब का नाम था गुलामी। पुणे विद्यापीठ के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद मौर्य इस किताब को ज्योतिबा का महाग्रंथ कहते हैं। और सच
कहें तो ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये क्रांति का ऐलान था। ज्योतिबा फुले ने इस पुस्तक को अमेरिका के उन अश्वेत योद्धाओं को समर्पित किया जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। उनका मानना था कि जैसे अमेरिका में गोरों ने काले लोगों को आज़ादी दी, वैसे ही भारत में ब्राह्मणों को शूद्रों की गुलामी खत्म करनी चाहिए। डॉक्टर मोरे अपनी किताब द ग्रामर ऑफ रेवेलियन में लिखते हैं, ज्योतिराव ने धर्म और जाति की गुलामी पर सीधा हमला किया। उन्होंने इतिहास के आधार पर बताया कि आर्यों ने भारत में शूद्रों को गुलाम बना लिया था। लेकिन फुले सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो काम भी करते थे। 1873 में उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिसने उस वक्त के पूरे धार्मिक सिस्टम को चुनौती दी। इस संगठन का नाम था सत्यशोधक समाज। जी हाँ दोस्तों, इस समाज की नींव रखी गई तर्क, विवेक और सत्य के स्तंभों पर। उन्होंने साफ कहा, ईश्वर और इंसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, यानी पंडितों पुरोहितों की मनमानी को सीधे चुनौती दी। उन्होंने नए अनुष्ठान शुरू किए, विवाह, वास्तु, अंतिम संस्कार, सब कुछ अब बिना पंडितों के हो सकता था। और जो समाज कभी दक्षिणा के नाम पर गरीबों से पैसा लूटता था, सत्यशोधक समाज के लोग इन कामों के लिए एक पैसा नहीं लेते थे। यह सिर्फ बदलाव नहीं था, यह विचारों की क्रांति थी। यह महात्मा फुले की वह जंग थी जो उन्होंने अकेले शुरू की थी, लेकिन जिसका असर आज भी हमारे समाज में महसूस किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी किसान कर्ज में क्यों डूबा है? क्योंकि उसकी फसलें उसकी ज़िंदगी नहीं बदल पाती। अब से 140 साल पहले ही एक इंसान ने इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया था। नाम था महात्मा फुले। 1883 में उन्होंने एक किताब लिखी, किसानों का कूड़ा, और इस किताब ने उस दौर की सत्ता, समाज और व्यवस्था को आईना दिखा दिया। उन्होंने बताया कि किसान सिर्फ बारिश या सूखे से नहीं मरता, वो मरता है साहूकारों की लूट से, सरकारी अफसरों के रिश्वत से, बाजार के बिचौलियों से, और उस जाति व्यवस्था से जो उसे इंसान ही नहीं समझती। जी हाँ दोस्तों, महात्मा फुले ने उस समय का कहा था, हर किसान को उसका पानी बराबरी से मिलना चाहिए। अब आप ही सोचिए, आज भी किसान पानी के लिए तरस रहा है। शिवाजी यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चौसालकर कहते हैं कि अगर उस दौर में फुले के विचारों को लागू किया गया होता तो आज किसान आत्महत्या नहीं करते, आत्मनिर्भर होता। उन्होंने खुद एक किताब लिखी है, महात्मा फुले और किसान आंदोलन, जिसमें बताया कि किसान को खेती के साथ साथ साइड बिजनेस की जरूरत है ताकि वो सिर्फ फसल पर निर्भर ना रहे। महात्मा फुले कहते हैं कि किसानों के बच्चों को केवल खेत नहीं, हुनर भी चाहिए। उन्हें बढ़ई, लोहार और दूसरे कारीगरी के काम आने चाहिए। बल्कि वो तो ये भी कहते थे कि अगर मौका मिले तो किसान का बेटा विदेश जाए, सीखे और लौटकर अपनी जमीन को नई ताकत दे। अब आप सोचिए, उस समय जब लोग सोचते थे कि किसान सिर्फ हल चलाए, फुले सोचते थे कि किसान वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने। किसान पुत्र आंदोलन के नेता डॉक्टर अमर हबीब कहते हैं, महात्मा फुले पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने किसानों को सिर्फ मेहनत ही नहीं, दर्शन ही माना। एक सोच, एक दर्शन दिया। उनके लिए किसान और महिलाएं समाज का केंद्र था। वरिष्ठ पत्रकार आसाराम लोमटे कहते हैं, फुले सिर्फ सवाल नहीं उठाते थे, वो जवाब भी देते थे। उन्होंने किसानों का कोड़ा में समस्याएं गिनाई और आखिरी अध्याय में उनका हल भी बताया। और क्या थे वो समाधान? उन्होंने कहा, किसानों के बच्चों को व्यावसायिक ट्रेनिंग मिले, हर गांव में बांध और झीलें बनाई जाए, नदियों में जो गाद जमा होती है उसका मुफ्त उपयोग हो, कृषि उत्पादों की बिक्री में दलालों की भूमिका खत्म हो। फुले कहते थे, जब एक किसान सब्जियों से भरी बैलगाड़ी लेकर आता है तो उसे सिर्फ मंडी में ही नहीं, सिस्टम में भी लूटा जाता है। उसकी मेहनत पर टैक्स, दलाली और धोखा, ये सब मिलकर उसे तोड़ देते हैं। अब सोचिए, क्या आज कुछ बदला है? 28 नवंबर 1890 को महात्मा फुले इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ अब भी गूंजती है और उनकी यह आवाज़ आगे भी गूंजती रहेगी, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने उनकी मृत्यु के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने वही रास्ता अपनाया, वही समाज सेवा जारी रखी। सत्यशोधक समाज गांव गांव तक फैला और लोगों की सोच बदलने लगा। और उन दोनों, सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिराव फुले को जो पत्र लिखती थी, वो सिर्फ प्रेम पत्र नहीं थे, वो क्रांति के बीज थे जो आज भी हमारे बीच किसी प्रेरणा की तरह जिंदा है। तो दोस्तों, अगर महात्मा फुले की सोच ने आपको भी झकझोर कर रख दिया है, अगर आप भी मानते हैं कि असली क्रांति कलम और सोच से आती है, तो इस क्रांतिकारी सोच को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय फुले लिखकर अपनी आवाज़ जोड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक और आंखें खोलने वाले कंटेंट आपके लिए लाते रहें। याद रखिए, जब तक समाज जागेगा नहीं, बदलाव आएगा नहीं। तो चलिए मिलकर बदलाव की शुरुआत करते हैं अभी यहीं से। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक छोटी जाति में जन्मे हैं, गरीब हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, तो क्या आप समाज को बदल सकते हैं? क्या आप इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं? एक आदमी था जिसने इस सवाल का जवाब अपने पूरे जीवन से दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसने दुनिया से कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। उसने न सिर्फ लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, बल्कि जात पात, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई।
जब पूरा समाज खामोश था, उसका नाम था ज्योतिराव फुले। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उस योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अकेले एक क्रांति खड़ी कर दी। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली महानता क्या होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा दौर जब लड़कियों को स्कूल जाना पाप समझा जाता था, जब विधवा महिलाओं को तिरस्कार की नज़रों से देखा जाता था, जब किसान अपनी ही जमीन पर पराया सा महसूस करता था। उस दौर में एक इंसान ने हिम्मत दिखाई और न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि जवाब भी दिए। वो थे महात्मा ज्योतिराव फुले। आज हम आपको उनकी ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे, एक सदी पहले सोचने वाला ये इंसान आज से भी ज़्यादा आगे था। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिसे समाज ने तिरस्कार किया, लेकिन उसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को आवाज़ दी, जिसने लड़कियों को स्कूल में लाकर देश को एक नई दिशा दिखाई। जी हाँ दोस्तों, जिसने किसानों की तकलीफों को किताब में उतारा और ऐसे सुझाव दिए जो आज भी खेती को बदल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले की, जिन्होंने न सिर्फ गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई बल्कि खुद वो काम किया जिसे करने से बड़े बड़े डरते थे। पहले हम प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टार ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित बायोग्राफिकल फिल्म के बारे में बात करेंगे। फुले फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पहले फिल्म की कहानी समाज सुधारकों ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर केंद्रित है। यह उनके सामाजिक कार्यों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें बालिकाओं को शिक्षित करने के अधिकारों के लिए लड़ना और निचली जाति का समर्थन करना शामिल है। हालांकि ट्रेलर रिलीज होने के बाद उच्च जाति के प्रभुत्व को दिखाने की ऑनलाइन कड़ी आलोचना की गई। ऑनलाइन फिल्म के खिलाफ बहिष्कार की प्रवृत्ति थी, जिसने फिल्म के लिए मुश्किलें कर दी। यह फिल्म समाज सुधारकों ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर केंद्रित है। इस फिल्म में पत्र लेखक प्रतीक गांधी, दरअसल सफारी और विनय पाठक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन अनंत महादेवन ने किया और प्रणय चौकसी, रितेश कुडेचा, अनुआ चौहान कुडेचा, सुनील जैन, राजकिशोर खुवारिया और जगदीश पटेल भी इनका निर्माण किया है। अब नज़र डालते हैं उनके जीवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक माली यानी माली जाति के परिवार में हुआ था। ज्योतिराव फुले का जन्म, उनका पारिवारिक नाम गोविंदराव था, जो फूलों का व्यवसाय करते थे। छोटी उम्र में ही माँ का साया सिर से उठ गया, पर किस्मत ने उन्हें झुकने नहीं दिया बल्कि मजबूत बना दिया। जब ज्योतिराव फुले 13 साल के थे तब उनकी शादी सावित्रीबाई फुले से कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ एक शादी नहीं, ये एक ऐसी साझेदारी की शुरुआत थी जो पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। ज्योतिराव ने पढ़ाई की शुरुआत एक मराठी स्कूल से की, लेकिन बाद में एक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी भी सीखी। जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनका नज़रिया बदलता गया। उन्होंने थॉमस पाइने की राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और समझा कि इंसान के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जो किसी से छीने नहीं जा सकते। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, महात्मा फुले की जिंदगी एक आम इंसान की तरह चल रही थी, लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने उनकी सोच को झकझोर दिया कर रख दिया है, जिसने उनके मन की बेचैनी को एक साफ दिशा दे दी। वो सिर्फ एक शादी में गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें इंसान नहीं, एक अछूत समझा गया। 21 साल के नौजवान ज्योतिराव फुले को उनके एक ब्राह्मण मित्र ने शादी में बुलाया। खुशी खुशी वो बारात में शामिल हुए, लेकिन बारात में कुछ सनातनी ब्राह्मणों की नज़र उन पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि एक शूद्र वो भी बारात में उनके साथ चल रहा है। एक ब्राह्मण ने गुस्से में ताना मारा, क्या तुम हमारे बराबर हो गए हो? जाति की सीमाएं तोड़ने चले हो? पीछे चलो हमसे। भीड़ देख रही थी। फुले स्तब्ध थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें इंसान नहीं कोई जानवर समझे जा रहा है। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वो सोचते रहे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। उन्होंने अपने जीवन को टटोलना शुरू किया और फिर तब उन्हें एहसास हुआ, फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ा लिखा है वो मालिक है, जो अनपढ़ है वो गुलाम है। और यही शिक्षा सदियों से एक जाति विशेष तक सीमित रही। और उन्होंने फैसला कर लिया कि अगर गुलामी की जड़ अज्ञानता है तो उसे जड़ से उखड़ फेंको। उन्होंने तय किया कि वो उन लोगों के लिए काम करेंगे जिनके पास स्कूल जाने का हक नहीं था। उन्होंने सबसे पहले देखा महिलाएं, जिन्हें पढ़ने का तो छोड़िए बोलने का तक का अधिकार नहीं था। महात्मा फुले ने कहा, सबसे पहले मेरा ध्यान महिलाओं की शिक्षा की ओर गया। मुझे लगा अगर किसी को सबसे पहले पढ़ाने की जरूरत है तो वो महिलाएं हैं। इस सोच के साथ उन्होंने 1848 में पुणे के भेड़ेवाड़ा में भारत के पहले लड़कियों के स्कूल की नींव रखी। सावित्रीबाई फुले को पहली शिक्षिका बनाया। उन्होंने चाक पर नहीं, क्रांति पर पांव रखा था। लेकिन ये क्रांति सबको रास नहीं आई। पुणे जो उस वक्त कट्टरपंथियों का गढ़ था, वहाँ ये बात आग की तरफ फैली कि एक शूद्र लड़कियों का स्कूल चला रहा है, और वो भी बहुजन समाज की लड़कियों का। धमकियां मिलने लगी, लोगों ने स्कूल बंद करने को कहा, यहाँ तक कि महात्मा फुले के पिता पर दबाव डाला गया।
उनसे साफ कहा गया कि या तो बेटे को रोको या तो मोहल्ला छोड़ दो। पिता ने बेटे से कहा, स्कूल बंद करो वरना घर छोड़ दो। जरा सोचिए, एक तरफ बेटा था, दूसरी तरफ पिता। लेकिन फुले ने कहा, मैं स्कूल बंद नहीं कर सकता, और फिर घर छोड़ दिया गया। फुले ने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। भले ही वित्तीय तंगी के चलते पहला स्कूल बंद करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। 1851 में उन्होंने चिपलून करवाड़ा में फिर से लड़कियों का स्कूल शुरू किया। शुरुआत सिर्फ 8 बच्चियों से हुई। कुछ ही दिनों में ये संख्या बढ़कर 48 हो गई। जहां सबने दीवारें खड़ी की, वहां फुले ने दरवाजे को खोल दिया। उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं खोला, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। जिस समाज में महिलाओं को सिर्फ रसोई तक सीमित रखा गया, उस समाज में उन्होंने उन्हें किताब, पेन और भविष्य थमा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने अकेले संघर्ष से करोड़ों को रोशनी दी। महात्मा फुले ने उस जमाने में जो किया, वो आज भी एक मिसाल है। आज जब हम शिक्षा, समानता और अधिकारों की बातें करते हैं, तो याद रखिए, इसकी नींव 1848 में विजयवाड़ा में रखी गई थी। एक स्कूल के साथ, एक सपना लेकर, एक ज्योतिराव फुले के हाथों। क्या सिर्फ कुछ शब्द इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूब रहा था, तब महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थक कर अपने कमरे में लौटे थे। एक दिन की तरह उस दिन भी उन्होंने दलितों और महिलाओं के लिए स्कूल चलाया था, समाज को जागरूक किया था और जातिवाद की दीवारें हिलाई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज रात मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। आधी रात को अचानक एक आहट हुई, नींद टूटी और कमरे की मंद रोशनी में दो परछाइयां नजर आई। महात्मा फुले ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? जवाब आया, हम तुम्हें मारने आए हैं। दूसरे ने गरजते हुए कहा, हमें भेजा गया है तुम्हें यमलोक पहुंचाने। जरा सोचिए, अगर आप उस वक्त होते तो क्या करते? डर से कांप जाते, मदद के लिए चिल्लाते। लेकिन फुले एक अलग मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हत्यारे बोले, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए गए हैं। एक 1,000 रुपये मिलेंगे। और अब जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। फुले बोले, वाह, मेरी मौत से अगर तुम्हें फायदा होगा तो ये लो, मेरा सिर काट लो। जिस गरीब समाज के लिए मैं जी रहा हूँ, अगर उन्हीं के जैसे किसी इंसान के हाथों मेरी मौत होती है, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मेरी जान उन्हीं के लिए है, मेरी मौत भी उनके नाम। ये सुनकर दोनों हत्यारे सन्न रह गए, चाकू कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर वही लोग जो महात्मा फुले को मारने आए थे, उनके चरणों में गिर पड़े। कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब हम उन लोगों को खत्म करेंगे जिन्होंने हमें भेजा था। लेकिन फुले तो हिंसा के रास्ते पर नहीं चलते थे। उन्होंने कहा, बदला लेना आसान है, लेकिन बदलना मुश्किल, और मेरा रास्ता बदलाव का है, बदले का नहीं। बस उसी पल दोनों हत्यारे उनके शिष्य बन गए। एक बना अंगरक्षक, रोडे नाम था उसका। दूसरा बना लेखक और समाज सुधारक, पंडित ढोंडीराम नामदेव। अब जरा सोचिए, ये सब कैसे हुआ? सिर्फ कुछ शब्दों से, कुछ मिनट की बातचीत से। एक इंसान की सोच, उसकी जिंदगी, उसकी मकसद, सब पलट गया। पर असली बात यह है कि ये शब्द सिर्फ बोले नहीं गए थे, फुले ने इन्हें जिया था। हर दिन, हर पल उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा। कभी गोबर फेंका गया उन पर, कभी गालियां दी गईं, लेकिन ना फुले रुके, ना सावित्रीबाई झुकी। उनका हर संघर्ष, हर चोट आज हमारे लिए एक सबक बन चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर फुले उस रात डर जाते तो क्या होता? शायद दो हत्यारे और दो हत्याएं जुड़ जाती इतिहास में, लेकिन नहीं, एक सच्चे विचार ने दो जानें नहीं ली, दो जिंदगियां बदल दी। ऐसी कहानियां किताबें मिलती हैं, लेकिन फुले ने ये कहानी जीकर दिखाई। 132 साल हो गए, लेकिन आज भी फुले जिंदा है। क्या आप जानते हैं, एक फूलों का व्यापारी कैसे भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक और कृषि चिंतक में बदल गया? 132 साल बीत चुके हैं महात्मा फुले को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन उनके विचार आज भी उनके ही नए, उतने ही जरूरी और उतने ही जीवंत है जिसने उनके जीवन काल में थे। लोग उन्हें दलितों का मसीहा कहते हैं, महिलावादी कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, महात्मा फुले एक शानदार कृषि विशेषज्ञ भी थे। और अगर आज भारत उनकी बातों पर चलने लगे, तो देश की आधी खेती किसानी की समस्याएं चुटकियों में सुलझ जाएं। पर सवाल उठता है, ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? तो चलिए जरा उनके बचपन में झांकते हैं। एक बच्चा जो फूल बेचता था, लेकिन सपने बोता था। ज्योतिराव फुले का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता गोविंदराव फूलों का व्यापार करते थे, यही वजह है कि उनका उपनाम पड़ा फुले। लेकिन फूलों के इस घर में कांटों की कमी नहीं थी। जब छोटे ज्योतिराव ने मराठी स्कूल में पढ़ाई शुरू की, तब कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मणों को ये बात चुभने लगी। उन्होंने गोविंदराव से कहा, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ लिख गया तो खेती बाड़ी करना छोड़ देगा, उल्टा बातें बनाएगा, असभ्य बन जाएगा। सोचिए, पढ़ाई करने पर असभ्यता का आरोप। फुले के पिता दबाव में आ गए, उन्होंने बेटे को स्कूल से निकाल दिया।
लेकिन असली क्रांति वहीं से शुरू हुई। जिसे पढ़ाई से रोका गया उसने पूरी दुनिया को सिखा दिया। स्कूल छूट गया लेकिन फुले का जज्बा नहीं। उन्होंने गुपचुप पढ़ाई जारी रखी, मिशनरी स्कूल से अंग्रेजी सीखी। फिर वो दिन आया जब उनके हाथ लगी थॉमस पाइने की मशहूर किताब राइट्स ऑफ मैन। उस किताब ने उनकी सोच को झकझोर दिया। उन्होंने जाना कि इंसानों के कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं और उन्हें दबा कर रखना सबसे बड़ा अन्याय है। वहीं से जन्म हुआ एक नई सोच का, एक नए आंदोलन का। फुले ने देखा समाज को अंधकार में कौन रखे हुए है। उन्होंने जाना कि समाज का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, अज्ञानता। उन्होंने कहा जब तक बहुजन समाज और महिलाएं पढ़ेंगी नहीं तब तक वो गुलामी में जकड़े रहेंगे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब शहद कन्यांचा असूड़ यानी किसानों का कूड़ा में साफ लिखा, जिस समाज के पास ज्ञान नहीं होता उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा होता है। और दोस्तों, ये शब्द सिर्फ लिखे नहीं गए थे, ये पूरे जीवन में जीकर दिखाए गए थे। किसी ने कहा दलितों को पढ़ाओ मत। फुले बोले अगर कोई पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा जो आज सबसे पीछे है। फुले ने देखा समाज में शिक्षा सिर्फ ऊंची जातियों के लिए थी, वंचित महिलाएं और किसान सब दरकिनार थे। इसलिए उन्होंने खुद स्कूल खोला, पत्नी सावित्रीबाई फुले की महिला शिक्षिका बनाया और एक नई क्रांति की नींव रख दी। अब सवाल ये है, क्या आज भी आप फुले को समझ पाए? क्योंकि जब हम उनके नाम से बने संस्थाओं को मिटाने की बात करते हैं तो क्या आप हम उनके विचारों को भी मार रहे हैं? क्या सिर्फ दलितों के मसीहा कहकर हम उनकी बाकी पहचान छीन रहे हैं? महात्मा फुले सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वे दूरदर्शी कृषि वैज्ञानिक भी थे, शिक्षा क्रांति के जनक भी थे और एक ऐसा नाम थे जिसने उन लोगों को आवाज़ दी जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हो चुका था, लेकिन समाज की सोच आज़ाद नहीं हुई थी। कानून तो बन गया था मगर लोगों के दिलों में आज भी विधवाओं के लिए नफरत और उपेक्षा भरी हुई थी। छोटी छोटी बच्चियों की शादी ऐसे बुजुर्ग मर्दों से कर दी जाती थी जिनसे वो रिश्ता नहीं बल्कि एक बोझा ढो रही होती थी। और जब वही बच्चियां विधवा बन जाती तो उन्हें तिरस्कार, अपमान और कभी कभी यौन शोषण का सामना करना पड़ता था। लेकिन उस समय भी एक ऐसा जोड़ा था जिसने समाज की परवाह नहीं की बल्कि पीड़ितों की परवाह की। 1863 में महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने ऐसा काम किया जिसकी कल्पना भी उस दौर में करना मुश्किल था। उन्होंने उन विधवाओं के लिए एक गुप्त घर बनाया जो यौन शोषण के बाद गर्भवती हो जाती थी। इस जगह पर कोई ताने नहीं थे, कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। यहाँ सिर्फ सहारा था, इज्जत थी और था एक सुरक्षित माहौल। महिलाएं वहाँ चुपचाप आती थी, उनकी डिलीवरी कराई जाती थी। अगर वो चाहती थी कि बच्ची की परवरिश करे तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी और अगर नहीं कर सकती थी तो खुद फुले दंपति उन नवजात बच्चों को देखभाल करते थे। पुणे के अलग अलग इलाकों में पर्चे चिपकाए गए, अगर आप विधवा हैं और संकट में हैं तो यहाँ आइए, गुप्त रूप से सुरक्षित रूप से अपने बच्चों को जन्म दीजिए, फैसला आपका होगा, आप बच्चे की परवरिश करें या हमें सौंप दें, हम देखभाल करेंगे। जरा सोचिए, ये उस दौर की बात है जब महिलाओं का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। लेकिन फुले किसी से नहीं डरे, ना धार्मिक गुरुओं से, न समाज की घूरती निगाहों से। उन्होंने धार्मिक कट्टरता की जड़ें समझी और फिर एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी ब्राह्मणवादी की सोच को चूल्हे हिला दी। इस किताब का नाम था गुलामी। पुणे विद्यापीठ के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद मौर्य इस किताब को ज्योतिबा का महाग्रंथ कहते हैं। और सच कहें तो ये सिर्फ किताब नहीं थी, ये क्रांति का ऐलान था। ज्योतिबा फुले ने इस पुस्तक को अमेरिका के उन अश्वेत योद्धाओं को समर्पित किया जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। उनका मानना था कि जैसे अमेरिका में गोरों ने काले लोगों को आज़ादी दी, वैसे ही भारत में ब्राह्मणों को शूद्रों की गुलामी खत्म करनी चाहिए। डॉक्टर मौर्य अपनी किताब द ग्रामर ऑफ रेवेलियन में लिखते हैं, ज्योतिराव ने धर्म और जाति की गुलामी पर सीधा हमला किया। उन्होंने इतिहास के आधार पर बताया कि आर्यों ने भारत में शूद्रों को गुलाम बना लिया था। लेकिन फुले सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो काम भी करते थे। 1873 में उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिसने उस वक्त के पूरे धार्मिक सिस्टम को चुनौती दी। इस संगठन का नाम था सत्य शोधक समाज। जी हाँ दोस्तों, इस समाज की नींव रखी गई तर्क, विवेक और सत्य के स्तंभों पर। उन्होंने साफ कहा, ईश्वर और इंसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, यानी पंडितों पुरोहितों की मनमानी को सीधे चुनौती दी। उन्होंने नए अनुष्ठान शुरू किए, विवाह, वास्तु, अंतिम संस्कार, सब कुछ अब बिना पंडितों के हो सकता था। और जो समाज कभी दक्षिणा के नाम पर गरीबों से पैसा लूटता था, सत्य शोधक समाज के लोग इन कामों के लिए एक पैसा नहीं लेते थे। यह सिर्फ बदलाव नहीं था, यह विचारों की क्रांति थी। यह महात्मा फुले की वह जंग थी जो उन्होंने अकेले शुरू की थी, लेकिन जिसका असर आज भी हमारे समाज में महसूस किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी किसान कर्ज में क्यों डूबा है? क्योंकि उसकी फसलें उसकी ज़िंदगी नहीं बदल पाती। अब से 140 साल पहले ही एक इंसान ने इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया था। नाम था महात्मा फुले। 1883 में उन्होंने एक किताब लिखी, किसानों का कूड़ा, और इस किताब ने उस दौर की सत्ता, समाज और व्यवस्था को आईना दिखा दिया। उन्होंने बताया कि किसान सिर्फ बारिश या सूखे से नहीं मरता, वो मरता है साहूकारों की लूट से, सरकारी अफसरों की रिश्वत से, बाजार के बिचौलियों से और उस जाति व्यवस्था से जो उसे इंसान ही नहीं समझती।
जी हाँ दोस्तों, महात्मा फुले ने उस समय का कहा था, हर किसान को उसका पानी बराबरी से मिलना चाहिए। अब आप ही सोचिए, आज भी किसान पानी के लिए तरस रहा है। शिवाजी यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चौसालकर कहते हैं कि अगर उस दौर में फुले के विचारों को लागू किया गया होता तो आज किसान आत्महत्या नहीं करते, आत्मनिर्भर होता। उन्होंने खुद एक किताब लिखी है, महात्मा फुले और किसान आंदोलन, जिसमें बताया कि किसान को खेती के साथ साथ साइड बिजनेस की जरूरत है ताकि वो सिर्फ फसल पर निर्भर ना रहे। महात्मा फुले कहते हैं कि किसानों के बच्चों को केवल खेत नहीं, हुनर भी चाहिए। उन्हें बढ़ई, लोहार और दूसरे कारीगरी के काम आने चाहिए। बल्कि वो तो ये भी कहते थे कि अगर मौका मिले तो किसान का बेटा विदेश जाए, सीखे और लौट कर अपनी जमीन को नई ताकत दे। अब आप सोचिए, उस समय जब लोग सोचते थे कि किसान सिर्फ हल चलाए, फुले सोचते थे कि किसान वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने। किसान पुत्र आंदोलन के नेता डॉक्टर अमर हबीब कहते हैं, महात्मा फुले पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने किसानों को सिर्फ मेहनत ही नहीं, दर्शन ही माना। एक सोच, एक दर्शन दिया। उनके लिए किसान और महिलाएं समाज का केंद्र था। वरिष्ठ पत्रकार आसाराम लोमटे कहते हैं, फुले सिर्फ सवाल नहीं उठाते थे, वो जवाब भी देते थे। उन्होंने किसानों का कोड़ा में समस्याएं गिनाई और आखिरी अध्याय में उनका हल भी बताया। और क्या थे वो समाधान? उन्होंने कहा, किसानों के बच्चों को व्यवसायिक ट्रेनिंग मिले, हर गांव में बांध और झीलें बनाई जाए, नदियों में जो गाद जमा होती है उसका मुफ्त उपयोग हो, कृषि उत्पादों की बिक्री में दलालों की भूमिका खत्म हो। फुले कहते थे, जब एक किसान सब्जियों से भरी बैलगाड़ी लेकर आता है तो उसे सिर्फ मंडी में ही नहीं, सिस्टम में भी लूटा जाता है। उसकी मेहनत पर टैक्स, दलाली और धोखा, ये सब मिलकर उसे तोड़ देते हैं। अब सोचिए, क्या आज कुछ बदला है? 28 नवंबर 1890 को महात्मा फुले इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ अब भी गूंजती है और उनकी यह आवाज़ आगे भी गूंजती रहेगी, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने उनकी मृत्यु के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने वही रास्ता अपनाया, वही समाज सेवा जारी रखी। सत्य शोधक समाज गांव गांव तक फैला और लोगों की सोच बदलने लगा। और उन दोनों, सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिराव फुले को जो पत्र लिखती थी, वो सिर्फ प्रेम पत्र नहीं थे, वो क्रांति के बीज थे जो आज भी हमारे बीच किसी प्रेरणा की तरह जिंदा है। तो दोस्तों, अगर महात्मा फुले की सोच ने आपको भी झकझोर कर रख दिया है, अगर आप भी मानते हैं कि असली क्रांति कलम और सोच से आती है, तो इस क्रांतिकारी सोच को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय फुले लिखकर अपनी आवाज़ जोड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक और आंखें खोलने वाले कंटेंट आपके लिए लाते रहें। याद रखिए, जब तक समाज जागेगा नहीं, बदलाव आएगा नहीं। तो चलिए मिलकर बदलाव की शुरुआत करते हैं अभी यहीं से। धन्यवाद।